आज शिवाकांत जी अपने घर के बरामदे में आराम से कुर्सी पर बैठे हुए कुनकुनी धूप सेक रहे थे। अचानक उन्हें एक भीनी भीनी से सुगंध आने लगी। देखा तो श्रीमती जी कुरकुरे पकौड़े से भरी प्लेट लिए अपने सामने खड़ी थी। अपनी मनपसंद चीज़ को अचानक अपने सामने देखकर पकौड़े के शौकीन शिवाकांत जी की भांजे एकदम से खिल उठी। अरे विमला जी, आप कैसे जान गई मेरे दिल की बात? कहते हुए शिवाकांत जी ने हैरानी से जताई तो विमला जी बोली, पतिदेव 35 साल हो गए आपके साथ रहते रहते, अब तो आपकी रग रग से मैं वाकिफ हूँ। मैं यह तो आपने बिल्कुल सही कहा। इतने अच्छे से तो मैं खुद को नहीं जान पाया जितना आप मुझे जानती हैं। विमला जी मुस्कुराते हुए अपना रोजाना का सिलाई कढ़ाई का काम लेकर बैठी गई। यह क्या विमला जी, आप फिर से वही सिलाई कढ़ाई में मशगूल हो गईं? अरे 2 ऑर्डर दे दे, बस वही पूरे करने हैं। आप जानती हैं ना, कल मैं अपनी नौकरी से रिटायर हो रहा हूँ, इसलिए कल से आप भी इस काम को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। मालिक का आदेश दिया। यह सब कुछ है, हर महीने दुकान का किराया आता है, फिर अब तो रिटायरमेंट पर 40 लाख रुपए भी मिल जाएंगे हमें, और महीने में पेंशन आएगी, सो अलग बाकी की जिंदगानी ऐसो आराम से गुजर बसर हो जाएगी। हम दोनों जिंदगी की इस भाग दौड़ में जीवन कैसे गुजरता गया पता ही नहीं चला, लेकिन जिम्मेदारियां के चलते हम दोनों एक दूसरे के साथ कभी सुकून भरे पल आराम से गुजार नहीं कर सके। अब तो बस आराम भरी जिंदगी जीने का इरादा है, शिवाकांत जी ने सुकून भरी अंगड़ाई लेते हुए कहा। अभी शिवाकांत जी अपने उन्हें पत्नी वार्तालाप कर रहे थे कि इतने में फ़ोन की घंटी बजी। शिवाकांत जी ने फ़ोन उठाया और बोले, हाँ मोहित बेटा, तुम लोग रिटायरमेंट की पार्टी की तैयारी के लिए सुबह सुबह पहुंच जाना। 2 ही 3 दिन बाकी हैं। मेरी रोहित से भी बात हो गई है, वह भी समय पर पहुंच जाएगा। जी पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पहुंच जाऊंगा। शिवाकांत जी और बिमला जी के बेटे और एक बेटी थी। बेटी बड़ी मोहित का एक्सप्रेशन का कारोबार है, एक्सपोर्ट का कारोबार है, और वह छोटा बेटा मोहित मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है। दोनों बेटा अपने अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहते हैं। बेटी प्रिया पति व बच्चों के साथ फरीदाबाद में रहती है। शिवाकांत जी का फरीदाबाद में अपना एक पुश्तैनी मकान है, जहां वह अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, और पास ही एक दुकान है जिसे उन्होंने किराए पर चढ़ाया हुआ है। अगले ही दिन उनके बेटे, बहू और पोता सुबह सुबह शिवाकांत जी के घर पहुंच गए। पार्टी की सारी तैयारियां अच्छे से हो गई। शाम को बेटी और दामाद भी समय से पहुंच गए। पार्टी बहुत अच्छे से संपन्न हुई। काम की व्यवस्था के कारण उनकी बेटी और दामाद पार्टी खत्म होते ही चले गए। इस दौरान शिवाकांत जी ने महसूस किया कि उनका बेटा रोहित उनसे कुछ कहना चाहता है, पर कह नहीं पा रहा था। पार्टी समाप्त होने के बाद उन्होंने रोहित को बुलाया और कहा, रोहित, तुम कुछ कहना चाह रहे थे? जी हाँ पिताजी। पिताजी, बात वह है कि आप तो अब रिटायर हो गए हो, तो मैं और रिया चाहते हैं कि अब से आप और माँ हमारे साथ रहेंगे। यह सुनकर माँ बोली, लेकिन बेटा, इसकी क्या आवश्यकता है? यहाँ अपना घर है, और फिर यहाँ आसपास के माहौल की हमें आदत हो गई है। इस पर शिवाकांत जी बोले, बिमला, अगर रोहित और बहुत बहुत बहू चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें तो इसमें हर्ज क्या है? बेटे और बहू से हम इस उम्र में सेवा नहीं करवाएंगे तो कब करवाएंगे? अरे वाह, दादी और दादू हमारे साथ जाएंगे। कहते हुए पोता राघव नाचने लगा। रसोई घर में खाना पकाती छोटी बहू यह सब बातें सुन रही थी। खाना छोड़कर तुरंत अपने पति और भागकर मोहित, जो दिन और कैटरिंग वाले को हिसाब करके वापस आ रहा था, अपनी पत्नी को देखते ही बोला, अरे क्या हो गया, भागती हुई क्यों आ रही हो? कोई आसमान टूट पड़ा क्या? ऐसा ही कुछ समझो कि पट्टी ने कहा था। मोहित बोला, क्या मतलब? अरे बड़े भैया और माँ बाबूजी को अपने घर ले जाने के लिए कह रहे थे, तो बाबूजी भी मान गए। अब सारा रिटायरमेंट का पैसा बड़े भैया हड़प ले जाएंगे,
और आप हाथ मलते ही रह जाएंगे। देख लेना ऐसे कैसे ले जाएंगे, और अभी बाबूजी से बात करता हूँ। कहते हुए मोहित शिवाकांत जी के पास पहुँच गया। बाबूजी, अब तो आप दोनों को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते, आप लोग हमारे साथ ही चलेंगे। अपना सामान पैक कीजिए। अंदर आते ही मोहित बोला कि छोटी बहू और पीछे पीछे आ गई। बाबूजी मुस्कुरा रहे थे। बेटा, विचार तो बहुत अच्छे हैं तुम्हारे, पर तुमने आने में थोड़ी सी देर कर दी है। अब तो रोहित के साथ जाने का पूरा प्रोग्राम बन चुका है। यह सुनकर मोहित के चेहरे पर उदासी छा गई। छोटे बेटे ने उदासी मन से बाबूजी से देखी ना गई। दोनों अपने कमरे में जाकर कुछ बात करने लगी। फिर कुछ देर बाद बाहर निकलकर बोले, बच्चों, हमने एक फैसला किया है। बेटे और बहू की फुर्ती से उन दोनों की ओर दौड़कर आ गए थे तो शिवाकांत जी ने बोले, हमारे दोनों बेटे हमसे कितना प्यार करते हैं, यह जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब महसूस कर रहा हूँ। लेकिन एक ही समय पर हम दोनों के घर तो नहीं जा रह सकते, इसलिए हमने सोचा है कि 6 महीने रोहित के पास रहेंगे और 6 महीने मोहित के पास। मुझे लगता है कि यह हमारा फैसला सबको पसंद आएगा। यह लोग इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। अगले दिन दोनों बेटे बहू मिलकर माँ बाबू का सामान पैक कर देते हैं और माँ बाबूजी अपने बड़े रोहित के साथ घर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही रोहित का बेटा राघव अपने दादा दादी का सामान जल्दी से अपने कमरे में ले आता है। दादा दादी तो आज मेरे साथ ही अब रहेंगे, कहते हुए राघव खुशी से उछल रहा था। अपने बेटा बहू और पोते का साथ पाकर शिवाकांत जी रिटायरमेंट की खुशी दुगनी हो गई थी। घर में सुख सुविधा के सभी साधन उपलब्ध थे। बेटा और बहू दोनों उनके सम्मान में झुके रहते थे। बहू उनके खाने पीने से लेकर दवाई तक का सारा ध्यान रखती थी। और इधर बेटा कहता, बाबूजी, हम दोनों नसीब वाले हैं जो हमें आप जैसे माँ बाप मिले हैं। बड़े बूढ़ों की तो सेवा तो नसीब वालों को ही मिलती है। शिवाकांत जी और बिमला जी अपने बच्चों की बातें सुनकर गदगद हो उठते थे। बेटा बहू उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर पूरा शहर घुमाने ले गए, विभिन्न स्थल दिखाए। ऐसे बेटा बहू प्रकार शिवाकांत जी और बिमला जी स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। एक दिन बिमला जी रमाकांत जी से बोली, आपको मालूम है वह अपने घर के पास वाली जो है ना मैस वर्मा दिन भर अपने बहू को कोसती रहती है, हमेशा रट लगा के रहती है कि उनकी बहुएं उनके कहने सुनने से बाहर हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि वह खुद ही अपनी बहू को सताती होगी, तभी तो वह उनकी बात नहीं मानती होगी। यहाँ तो मेरी बहू को मैं बेटी मानती हूँ, तभी तो वह भी मुझे पूरा सुख और आराम देती है। उधर शिवाकांत जी अपने बेटों की प्रशंसा करते हुए रुकते नहीं थे। लोग तो यूं ही डरते हैं कि शादी के बाद बेटा अपना नहीं रहता, पत्नी की बात मानता है। हमारा बेटा देखो, शादी के बाद भी एकदम श्रवण कुमार, सब संस्कारों का खेल है श्रीमती जी। यह दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हुए अपनी किस्मत पर नाज करते। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन शिवाकांत जी और बिमला जी अपने पोते के साथ बैठकर टेलीविज़न का आनंद ले रहे थे तो बड़ा बेटा रोहित उनके पास आया। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी और चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। पिताजी, सब कुछ खत्म हो गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया। अब कपटी आवाज़ में रोहित बोला, मेरा क्या हुआ, सब कुछ तो बताओ। शिवाकांत जी ने तनावग्रस्त होकर उतावले हुए जा रहे थे। वह हमारा एक सपोर्ट का एक बहुत बड़ा ऑर्डर था जो कि रिजेक्ट होकर वापस भेज दिया गया है। अब लाखों का माल जिसके लिए मैं ब्याज पर पैसा उठाया था, कौड़ियों के दाम भी नहीं बिकेगा। हे राम, यह कैसे हो गया। बड़ी बहू चिल्लाती और अपना सर पकड़कर बैठ गई। इस पर शिवाकांत जी बोले, बेटा हौसला रखो, मुश्किलें तो जीवन का हिस्सा हैं, परेशानियां तो आती जाती रहती हैं, तुम बस अपना धीरज मत खोना। रोहित को तो शिवाकांत जी यह बातें कह रहे थे। तुरंत माँ
कि मन में स्वयं ही कुछ परेशानी से हो गए थे। 1-2 दिन बाद जब हम लोग रात का खाना खा रहे थे तो रोहित बोला, पिताजी मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। तो बोलो बेटा। पिताजी आप तो मेरे बिजनेस की हालत जानते ही हैं। मुझे जल्द से जल्द अपना कर्ज चुकाना है और मैं अपने बिजनेस को नए सिरे से जमाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे कुछ 5 लाख रुपए आपकी सख्त आवश्यकता है। आपके लिए पास बैंक में जो पैसा पड़ा है वह आप मुझे कुछ समय के लिए दे दीजिए। आप दोबारा पटरी पर आते मैं दोबारा पटरी पर जैसे ही आ जाऊंगा मैं वापस कर दूंगा। रोहित हाथ जोड़कर शिवाकांत जी के चरणों में बैठ गया। पिताजी मुझे आपका ही सहारा है। शिवाकांत जी और बिमला जी हमें लेने का जाने हम तैयार रहेंगे। फ़ोन रखते ही बिमला जी ने कपड़े पैक करके शुरू कर दिया। शाम का मोहित और छोटी बहू लेने आ जाएंगे। तब शिवाकांत जी का पोता राघव दादाजी को नहीं जाने दिया जाना चाहिए। कुछ दिनों में फिर मिलने आएंगे। शिवाकांत जी और बिमला जी ने बड़ी मुश्किल से वहां से विदाई ली। सेवा करने में छोटी और बेटा बहू भी कुछ कम नहीं कर रहे। छोटी बहू भी अपने सास ससुर को बिस्तर पर ही भोजन ही लाकर देती थी। उनके कपड़े अच्छे से धोकर इस्त्री करवा देती थी। रात को दूध का गिलास भी देकर जाती थी। दोनों वृद्धजन यह देखकर सोचते कि उनके बच्चों में धन्य कर दिया। एक दिन छोटी बहू के रहने पर मोहित ने पिताजी से कहा, पिताजी आप तो जानते ही हैं कि हमने यह फ्लैट लोन लेकर खरीदा था। अपनी नौकरी में दिन रात कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी मैं अभी तक इस फ्लैट की किस्त तक नहीं भर सका हूँ। यदि आप रिटायरमेंट के पैसे से कुछ मदद कर देते। तो सुनकर शिवाकांत जी सच में पड़ गए, एकदम सोच में पड़ गए और अपने पत्नी की ओर देखने लगे और इधर उधर अपनी सास को ससुर की। कुछ क्षणों में ही चुप्पी। छोटी बहू ने शब्द पर एकदम भारी पड़ गई थी। फिर भी उन्हें तिरछी नजरों से देखते हुए उसने कुछ तो बोलने की उचित समझा। कुछ सोच विचार कर शिवाकांत जी ने सारी बातें स्पष्ट रूप में बता देना ही उचित समझा। रिटायरमेंट के पैसे और बैंक के बाकी जमा पूंजी उन्होंने रोहित को ही दे दी थी। यह तुरंत मोहित और छोटी बहू हाथ पर रखकर इस बात की छोटी बहू स्वयं को रोक न पाई और लोगों से अपनी सारी खून पसीने की कमाई रोहित भैया को दे दी। इतना कहकर भी न इतना थोड़ा सा भी न सोचा कि उन आपके छोटे और बेटे का हक भी तो है। बहू की बातें सुनकर शिवाकांत जी अपना अक्का बक्का रह गए। फिर स्वयं को संभालते हुए बोले, बेटा जरा समझने की कोशिश करो। उन लोगों को पैसे की सख्त ज़रूरत थी। उसे कारोबार में बड़ा नुकसान हुआ था और फिर रोहित रुपया उधार ही तो लिया है। उसने मुझे वादा किया है कि जैसे ही वो दोबारा कमाने लगेगा थोड़ा थोड़ा करके पैसा मुझे लौटाने लगेगा शुरू कर देगा लौटाना और साल भर में पूरी रकम वापस कर देगा। यह तो वक्त ही बताएगा पिताजी। कहते हुए मोहित पर पटकता हुआ अपनी नौकरी पर चला गया और छोटी बहू जल्द बोलती हुई रसोई में चली गई। शिवाकांत जी और बिमला जी बेटे बहू का व्यवहार देखकर सन्न रह गए। हमेशा मान सम्मान करने वाले और सलीके से पेश आने वाली बेटा बहू बहुत इस प्रकार से अनवनीय व्यवहार कर रहे थे। उन दोनों के मन में चिंता का बोझ अबदा। शिवाकांत जी अपनी पत्नी से बोले, बिमला जी हमें अपने बेटे की मदद करके क्या गलती की है? रुपया क्या बेटे से ज़्यादा कीमती था? सप्ताह में 1 या 2 बार रोहित अपने माँ पिताजी को फ़ोन करके हाल चाल पूछता रहता था। लेकिन कुछ समय बीत गया तो उसका फ़ोन नहीं आया था। शिवाकांत जी बड़ी बेसब्री से उन्हें उस दिन का प्रतीक्षा कर रहे थे जब रोहित उन्हें कुछ पैसे लौटा देगा और उस दिन से वह मोहित का दिखा देगा कि अपने बड़े बेटे पर विश्वास करके उन्होंने कोई गलती नहीं की। लेकिन उसके बाद भी 2 महीने बीत गए और रोहित का फ़ोन नहीं आया। शिवाकांत जी ने रोहित को फ़ोन करके कुछ पैसे लौटाने के लिए कहे, लेकिन रोहित ने यही कहकर फ़ोन रख दिया कि कुछ समय और लगेगा, अभी तंगी चल रही है। और लगे हाथ यह भी बोल दिया कि आप अभी कुछ महीने मोहित के ही पास रहिए। इस वक्त रोहित के व्यवहार का कारण उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था। देखते ही देखते महीने बीत गए, लेकिन रोहित ने 1 रुपये भी लौटाना और ना ही उन्हें अपने साथ ले जाने आया।
आखिरकार एक दिन शिवाकांत जी रोहित के घर चले गए और अपने रुपयों के बारे में पूछ लिया। तो जवाब में रोहित शेर की आवाज़ें गुर्राने लगा। आप कैसे लोग हैं? माता पिता हैं, बेटी की दुख में आपको अगर अपना पैसा प्यारा है। अभी तो कुछ काम संभालने लगा हूँ, अभी इतना सारा पैसा कहाँ से निकालूंगा, तो आगे काम कैसे चलेगा। बड़ी बहू यह बातें सुनकर बाहर आई और कहने लगी, बाबूजी आपके पास रुपयों की कमी है क्या? वैसे भी तो पैसा बैंक में ही पड़ा था। यह पैसा लेकर हम कोई कहीं सुख सुविधा का सामान तो नहीं जुटा रहे हैं। आपके बेटे का काम ही आ रहा है। बहू और बेटी की बात सुनकर शिवाकांत जी वहीं खड़े ज़रूरत में रह गए थे। अब तो रुपया के साथ साथ उनका तो सम्मान भी चला गया था। दोनों में से किसी ने उन्हें बैठने तक को नहीं कहा और शिवाकांत जी अपमान का घूंट पी रहे थे। पीकर वापस आ गए। रात को मोहित आया और आते ही पिताजी से पूछा, पिताजी पैसे मिल गए? शिवाकांत जी ने किस्मत में पड़ गए। एकदम से समझ नहीं आ रहा थी क्या उत्तर दें। फिर कुछ सोच समझकर बोले, वह रोहित कह रहा था कि कुछ संभल जाएगा तो पैसे दे देंगे। पिताजी आप यह जो नज़रें चुराकर बात कर रहे हैं ना, साफ साफ पता चल रहा है कि भैया ने इनकार कर दिया है। पैसा देने से आंसू से सैलाब और आंखें लिए। शिवाकांत जी बोले, बेटा तू ठीक कह रहा था। रोहित के दिल में खोट आ गई है। वह रुपया वापस नहीं करना चाहता। तभी मोहित गुस्से से बोला, मैं जानता था यह सब बड़े भैया की चाल थी। आपसे पैसे हथियाने के लिए सब ढोंग किया था। उन्होंने यह सुनते ही छोटी बहू जो अब से अपने होठ सिले बैठी थी कि वह घटते हुए बोली, पिताजी ऐसे तो नहीं चलेगा। एक बेटे पर इतनी मेहरबानी और दूसरे बेटे पर हाथ मलता रह जाए। आप तो दोनों बच्चों की भेदभाव कर रहे हैं। हमने तो सुना था कि माँ बाप कभी अपने बच्चों का सम्मान प्रिय होते हैं। सुनकर शिवाकांत जी को अपराध घोर लगने लगा। ऐसा नहीं है बहू, हमारे लिए सब कुछ सामान हो तो ठीक है। यदि ऐसी बात है तो आपकी गांव वाली दुकान मेरे नाम करवा दीजिए। मोहित बोला, बेटा हमने अपने सपने में भी नहीं सोचा था हमारे बच्चे हमें यह दिन दिखाएंगे। बिमला जी ने कहा था। तो शिवाकांत जी बोले, नहीं बिमला जी, यदि बेटे बहू ने हमसे हमारे प्यार का सबूत मांग ही लिया है तो ठीक है। मैं कल ही गांव वाली दुकान मोहित के नाम करवा दूंगा। शिवाकांत जी इतने खाने में देर न की। मोहित और छोटी बहू के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आखिरकार उनकी चाल ही कामयाब हो गई थी। अपने कमरे में जाने के बाद बिमला जी ने शिवाकांत जी से कहा, सुनिए जी, एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती करना वहाँ कहाँ की समझदारी है। मैं क्या करता। बिमला जी मेरे सामने और कोई चारा नहीं था। शिवाकांत जी अपने बेबी से बात जताई। बिमला जी ने बोली, लेकिन जरा यह भी तो सोचिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? कोई बात नहीं बिमला जी, हमने अपनी संतान के प्रति अपना फर्ज पूरा कर दिया है। जो हमारी मृत्यु के बाद उन्हें मिलना था वह पहले ही मिल गया। फिर कुछ दिनों में इस महीने की पेंशन भी आ जाएगी और दुकान का किराया। वह कुछ भी दिन बीत गए लेकिन दुकान का किराया नहीं आया। तो शिवाकांत जी ने किराएदार को फ़ोन लगाकर किराए के बारे में पूछा। किराया तो मैं दे दिया है राम। शिवाकांत जी, किराया किसको दिया है? लेकिन मुझे तो नहीं मिला। अब आपने किसको दिए हैं? दुकान के नए मालिक। मोहित को किराएदार का जवाब सुनकर शिवाकांत जी को जैसे एकदम से झटका सा लगा। पति पत्नी दोनों मानसिक वेदना सिर्फ गुजर रहे थे। घर तो पराया सा लगने लगा था। अब तो अपना खून भी पराया हो चुका था। बिमला जी ने वापस घर जाने की बात की तो शिवाकांत जी कहने लगे, अपने बेटों के साथ कितनी शान से निकले थे। आप वहीं वापस जाएंगे तो कितनी जग हंसाई होगी। अगले दिन सुबह सुबह उनकी बेटी का फ़ोन आया। माँ बाबूजी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। खुशी जताते हुए बेटी प्रिया की आवाज़ सुनी तो कुछ देर के लिए उदासी छोड़कर दोनों के चेहरे खिल उठे। इतने दिनों में परेशानी तो दोनों भूल ही गए थे कि आज उनकी शादी की सालगिरह है। बेटा अच्छा हुआ कि तूने फ़ोन जो कर दिया, हमें तो याद भी नहीं था कि आज तुम्हारी माँ का और सालगिरह है।
माँ के साथ मंदिर में माथा टेक आता हूँ। दरअसल शादी की हर साल की राह पर शिवाकांत जी और बिमला जी भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए मंदिर जाया करते थे। चलिए श्रीमती जी तैयार हो जाइए। होठों पर मुस्कुराहट लिए शिवाकांत जी ने कहा। तो बिमला जी भी खुशी से तैयार होने लगी। थोड़ी ही देर में मंदिर में जाकर माथा टेका और प्रसाद चढ़ाया। साथ बिताए सुहाने पलों को याद करते हुए कुछ देर सुकून से बैठे। वापस आने के लिए जैसे ही सीढ़ियों से उतरने लगी, अचानक शिवाकांत जी का पैर फिसला और सारी सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़े। बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें इमरजेंसी में अस्पताल में ले जाया गया। बेटा व बहू भी वहां पर पहुंच गए थे। डॉक्टर ने तुरंत उनका इलाज शुरू कर दिया था, लेकिन उनके दिमाग पर गंभीर चोटें आने के कारण लाख कोशिश के बावजूद भी शिवाकांत जी को नहीं बचा पाए। उन्हें बचाया ना जा सका। बिमला जी यकीन नहीं कर पा रही थी कि कुछ ही समय पहले हंसते बतियाने शिवाकांत जी उन्हें इस क्रोध दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए, हमेशा के लिए जा चुके थे। बिमला जी को गहरा सा सदमा लगा। बेटी को जब इस बात को पता चला तो रोती सी बिलखती हुई अपने पति के साथ वह भी पहुंच गई शिवाकांत जी के घर। शिवाकांत जी का कार्यक्रम कर दिया गया था। शिवाकांत जी तो चले गए, लेकिन बिमला जी का जीवन अब कांटों की चीख से कुछ काम न कर रहा था। वह जब हर चीज़ों के लिए बेटों के ऊपर आश्रित हो गई थी, सब कुछ तो अपने बेटों को दे चुके थे। शिवाकांत जी अब तो बिमला जी की एकदम पैसों के लिए भी मोहताज हो गई थी। उधर कुछ खर्च के शिवाकांत जी की पेंशन मिलने से भी देरी हो रही थी। माँ के दुख को समझने हुई बेटी प्रिया कभी कभार अपनी माँ की ज़रूरत का सामान ले आती थी। बिमला जी मन ही मन सोचती थी कि दोनों बेटों से होते हुए भी उन्हें बेटी पर आश्रित रहना पड़ रहा है। कुछ दिनों बाद जब पोते का जन्मदिन आया तो रोहित माँ को अपने घर ले आया, लेकिन पोते राघव को उपहार देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। अपने पोते के जन्मदिन के अवसर पर वह शर्म से जमीन पर गड़ी जा रही थी। इतना ही नहीं काफ़ी था, वह दोनों बेटे भी माँ की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने लगे थे। माँ की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, इस बात को लेकर आए दिन दोनों बेटों में बहस छिड़ जाती थी। यह बात जैसे ही उनकी बेटी प्रिया के कानों में पड़ी तो वह बिना देर किए तुरंत अपनी माँ के पास आ पहुँची और बोली, माँ आप मेरे घर चलिए, अब ये आप हमारे साथ ही रहेंगे। आपको इस हालत में अब मैं यहाँ नहीं देख सकती। कहते हुए प्रिया रो पड़ी, लेकिन बिमला जी उसके आंसू पोंछते हुए कहा, उम्र के इस पड़ाव में मैं बेटी पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। बस मुझे एक अपने घर के से चल, ऐसा कर बिमला जी उठी और अपना सामान पैक करने लगी। बेटी प्रिया ने उसकी मदद की और अपनी माँ को वापस उनके पुश्तैनी घर में ले गई। 1-2 दिन बाद अपनी माँ के साथ रहकर प्रिया अपने घर लौट आई, लेकिन हर समय बेटा द्वारा दिए गए घाव उन्हें पीड़ा देते रहते थे। प्रिया समय पर अपनी माँ का हाल चाल जानने आ जाया करती थी। एक दिन शाम को जब प्रिया अपनी माँ से मिलने आए तो देखा बिमला जी शिवाकांत जी की कुर्सी में आराम से बैठी हुई थी। हाथ में शिवाकांत जी की तस्वीर लिए प्रिया आते ही बोली, माँ न जाने आज दिल बैठा जा रहा था, सोचा आपसे मिलने आ जाऊं। लेकिन प्रिया यह सोचकर हैरान थी कि उसके आने पर माँ के चेहरे पर कोई भाव न था। माँ, ओ माँ, कहाँ खो गई? प्रिया ने माँ को जैसे ही हाथ लगाया तो कमल निहाल शिवाकांत जी की एकदम कुर्सी से तस्वीर गिर पड़ी। उनके प्राण एक क्षण में जा चुके थे। आज बूढ़े माँ बाप दुनिया में नहीं है, बल्कि अपने बेटों की हार गई। दोस्तों, यह भूल जाते हैं कि माँ बाप ही जिन्होंने हमें अच्छी ज़िंदगी दी है और जीने के काबिल बनाया है। जितना प्यार हम अपने बच्चों से करते हैं, क्या उतना प्यार हम अपने बूढ़े माँ बाप को दे पाते हैं? शायद यही अगर माँ बाप बीमार भी हो जाएं तो सिर्फ एक जिम्मेदारी के साथ इलाज करवाते हैं, लेकिन माँ बाप की जगह ईश्वर से भी ऊंची होती है। यह बात हम सब भी जानते हैं और हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। जो बोएंगे वही काटेंगे, यह सृष्टि का नियम है। धन्यवाद। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आई हो ना तो एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।